So once again, welcome to the channel. Those who are new to this channel and watching this video for the very first time, I am making a whole series on the previous year questions from the UGC NET. So I have already made the video on 2018 paper, 2019 paper, 2020 and 21. And also this is the second part of the PYQs from 2022. So in this, I am analyzing the trends and giving you advices how to tackle the question and doing giving the explanation of the question so that it is very easy for you to attempt the exam. और ये खाली आपके लिए यूजीसी नेट के लिए बेनिफिशियल नहीं है. This applies to all the UPSC exam, CUET PG exam and the CLAT PG exam. So I hope you are liking this video and these videos are very beneficial for you. So we will be taking the first question from the part 2. Okay, the first question is from Muslim law. दिस इज एन आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन. और अगर आपने मेरी अर्लियर वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा कि दिस इज अमंग फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द लॉ जहां से कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. बट स्टिल ये हमारी नॉलेज में थोड़ा इजाफा करेगा. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली दैट यू जस्ट रीड द एक्सप्लेनेशन in case if it is asked. But the thing is that I have mentioned in the legal significance part bulugh, which is on attaining of the puberty. तो इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये सरीती से रिलेटेड क्वेश्चन पहली बार आया है. दिस इज दैट स्टेज व्हेन अ बॉय और गर्ल इज above 7 years but below 15 years. So answer to this question is 2. So इसमें और ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा कॉन्सेप्चुअल है नहीं. So we will be taking the next question. So this question is basically from the international law, और ये question is also in that category जो कि मैं advise करता हूँ कि अगर if the exam is from uh, is not having negative marking, then only you should attempt this kind of question until and unless you know uh, expressly, अगर ज़्यादा deeply नहीं पता है आपको, because some questions are there in the exam just to leave them, just to ignore them. और अगर नेगेटिव मार्किंग है तो देन यू डोंट नीड टू अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. हालांकि ये फिर भी उतने लेवल का क्वेश्चन नहीं है कि मतलब इसको बिल्कुल से ही इग्नोर कर दिया जाए, बट फिर भी इट इज ऑल्सो टफ क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द लॉज रिलेटिंग टू आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ non international character is governed by, and the answer to this question is very simple, common article 3 of the Geneva Conventions 1944 or the additional protocol to 1977. तो ये इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला कुछ नहीं है. सो आई हैव द थिंग इज एडवाइस देने वाला था जो मैं आपको दे चुका हूँ. सो देन वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग केस फ्रॉम द इंटरनेशनल लॉ. इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग, बट नॉट बॉम्ब्स केस इज इम्पोर्टेंट. एंड माय एडवाइस इज, आपको पहले ही बताया, मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूँ कि इंटरनेशनल लॉ में चाहे वो सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ हो, चाहे वो रिकॉग्निशन हो, चाहे वो किसी भी चीज से, ये 7-8 लगभग 8-10 टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्युनिसिपल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ, और थ्योरीज एंड डिफरेंट थ्योरीज आर देयर. तो ऑल दीज इन सब में दे आर लैंडमार्क जजमेंट्स विच आर अवेलेबल. सो आई होप आप उसकी लिस्ट बना रहे हो, क्योंकि पिछली लगभग जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई है, 2018 का पेपर हो या 19 का पेपर हो या 20 का, 21 का, नाउ दिस इज 2022. तो सारे पेपर्स में लैंडमार्क काफी सारे जजमेंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. सो कमिंग टू द क्वेश्चन, इसमें 4 इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी हैं, कॉन्सेप्ट हैं दैट इज रिलेटेड टू द नेशनैलिटी. फर्स्ट इज नेचुरलाइजेशन. नोटाबॉम्ब्स केस इज रिलेटेड टू नेचुरलाइजेशन. सो द आंसर इज वेरी इजी, बट लेट मी एक्सप्लेन. नेचुरलाइजेशन होता है कि जब आप किसी कंट्री की जो नेशनैलिटी है वो लेते हैं, दैट यू अक्वायर सिटीजनशिप थ्रू लीगल प्रोसेस. मतलब जो भी उसकी लीगल प्रोसेस है, आप उसके थ्रू जाके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो अगर कहीं है कि अगर आप का स्पाउस उस नेशनैलिटी का है और आप उनसे शादी कर लेते हैं, तो देन यू गेन द नेशनैलिटी. तो ये कई तरीके के कॉन्सेप्ट नेचुरलाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अपनी तरीके से सिटीजनशिप लेने के तरीके बताए हैं. तो नेचुरलाइजेशन थ्रू सिटीजनशिप लेने के जो 4-5 तरीके हैं वो ही मेंशन है, टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप ही मेंशन है, नेशनैलिटी ही मेंशन है. तो नेचुरलाइजेशन उस तरीके की है जो कि लीगल प्रोसेस है. ठीक है. दूसरा है बर्थ. आप किसी कंट्री में अगर पैदा हुए हैं तो बाय बर्थ आप उसके सिटीजन होते हैं. सो दिस इज सेकंड केस ऑफ नेशनैलिटी. थर्ड इज रिजम्पशन. रिजम्पशन का मतलब होता है कि आपने किसी और कंट्री की नेशनैलिटी ले ली थी, लेकिन देन यू कम और यू रिवर्ट बैक टू योर ओन कंट्री. फॉर एग्जाम्पल इसमें अक्षय कुमार का भी एग्जाम्पल हो सकता है कि नाउ ही हैड इंडियन नेशनैलिटी अगेन. एंड लास्ट इज सब्जुगेशन. सब्जुगेशन इज बेसिकली टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है ये नेशनैलिटी.
ठीक है, तो टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट क्या होती है? ये टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट से रिलेटेड है। इसका मतलब नेशनैलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनैलिटी subjugation is something that if somebody has conquered some territory, some state has conquered the territory of another country, तो इसको हम कहते हैं टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट, सब्जुगेशन। ठीक है, तो आई होप मैंने लगभग चारों कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं आपके रिलेटिंग टू नेशनलाइजेशन, जिसमें से चौथा नेशनलाइजेशन से या नेशनैलिटी से रिलेटेड नहीं है। तो वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस क्वेश्चन फ्रॉम इंटरनेशनल लॉ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, क्योंकि यहाँ पर चार डॉक्ट्राइन्स बताई गई हैं। दोस आर रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉग्निशन। तो रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है पीछे, तो बस मैं उसकी एक हिंट देता हूँ कि रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट क्या होता है। कि जैसे कि कोई भी स्टेट स्टेट की चारों एसेंशियल्स को फुलफिल कर लेती है, जिसमें कि पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है, ठीक है, दो और भी हैं। तो जैसे ही वो मतलब एक पर्टिकुलर टेरिटरी होनी चाहिए, तो इस तरीके से चार एसेंशियल्स हैं स्टेट के। अगर जैसे ही कोई भी राज्य स्टेट के चारों रिकॉग्निशन को कंप्लीट कर लेता है, तो उसके बाद उसको रिकॉग्निशन दे दी जाती है। अब रिकॉग्निशन देने के कई सारे फायदे होते हैं, जैसे कि आप कॉन्सुलेट बना सकते हो, अपनी एम्बेसी एस्टेब्लिश कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, और भी कई सारी लीगल रिकॉग्निशन मिलती है। रिकॉग्निशन दो तरीके की होती है, डी जूरे, डी फैक्टो, तो वी विल नॉट गो इन डिटेल। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब ये उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चारों डॉक्ट्राइन है, जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली है एस्ट्राडा डॉक्ट्राइन। एस्ट्राडा डॉक्ट्राइन में क्या होता है कि बेसिकली एस्ट्राडा डॉक्ट्राइन ये कहती है कि अगर किसी कंट्री ने किसी को किसी भी प्रकार से फतेह कर लिया, फॉर एग्जांपल कंट्री ए और कंट्री बी के बीच में वॉर हुआ और कंट्री ए ने कंट्री बी को कैप्चर कर दिया, तो अब एस्ट्राडा डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंगली अब उसको नई कंट्री को रिकॉग्निशन देने की जरूरत नहीं है। उसकी जो टाइज रहेंगे, मतलब उसकी जो एम्बेसी थी या कोई भी प्रकार की ट्रीटी थी, तो वो एज इट इज ही रहेगी। अब वो दोबारा उसको रिकॉग्निशन नहीं देगी, वो ऐसा मान लेगी कि जो नई गवर्नमेंट आई है उसको वो रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, ये तो हो गई एस्ट्राडा डॉक्ट्राइन। मतलब नई गवर्नमेंट, किसी कंट्री में कोई रेवोल्यूशन उठा, उसने पूरी कंट्री को अपने हाथ में ले लिया, या फिर ए कंट्री ने बी पे वॉर कर दिया और उस कंट्री का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, तो वो नई रिकॉग्निशन नहीं देगी इस डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग। कि जो कंट्री अब जिसके पास भी सरकार है या जिसके हाथ में भी गवर्नमेंट है, वो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, हिलस्टोन डॉक्ट्राइन इज फ्रॉम जर्मनी। हिलस्टोन डॉक्ट्राइन ये वर्ल्ड वॉर टू के दौरान की एक डॉक्ट्रिन है। इसमें क्या था कि अगर कोई भी कंट्री, दो कंट्रीज थी, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी, तो ये डॉक्ट्राइन थी वेस्ट जर्मनी से, कि अगर कोई भी कंट्री ईस्ट जर्मनी को रिकॉग्निशन देती है, तो जो वेस्ट उसका वेस्ट जर्मनी से कोई लेना देना नहीं रहेगा, ना ही वो फिर स्टेट उसको रिकॉग्नाइज स्टेट मानेगी। ठीक है, यानी कि ये डॉक्ट्राइन थी वेस्ट जर्मनी की, और मतलब और इस डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंगली उनका दुश्मन था ईस्ट जर्मनी। ठीक है, तो वेस्ट जर्मनी वालों का ये कहना था कि कोई भी देश अगर ईस्ट जर्मनी से किसी भी प्रकार की कोई रिकॉग्निशन देगा या उसको एक देश मानेगा, तो हम उस कंट्री से सारे अपने टाई अप खत्म कर देंगे। ठीक है, वो एक तरीके से उनका एनिमी हो जाएगा। तीसरी डॉक्ट्राइन थी फ्रैंको डॉक्ट्राइन। फ्रैंको डॉक्ट्राइन आई थिंक इस डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर किसी कंट्री ने किसी कंट्री को, मतलब फॉर एग्जांपल कंट्री ए ने कंट्री बी पर अटैक कर दिया, और अटैक के बाद उसको कैप्चर कर लिया, तो फ्रैंको डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंगली वो उस कंट्री को रिकॉग्निशन नहीं देगी। ठीक है, जो थर्ड कंट्री है वो उस कंट्री को रिकॉग्निशन नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ए कंट्री ने बी कंट्री को जो कैप्चर किया है, दैट इज थ्रू वॉर। ठीक है, तो ये किसी भी वॉयलेंट तरीके से अगर आप किसी नई कंट्री को कैप्चर करते हो, तो ये इस डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग जो थर्ड कंट्री है वो उसको रिकॉग्निशन नहीं देगी, बिकॉज द कैप्चर इज थ्रू वायलेंट तरीके से था। ठीक है, द लास्ट वन इज स्टिम्सन, विच इज बेसिकली लाइक फ्रैंको डॉक्ट्राइन। स्टिम्सन डॉक्ट्राइन का भी ये कहना है कि इफ कंट्री ए ने कंट्री बी की कुछ टेरिटरी कैप्चर कर ली है, और ये डॉक्ट्राइन है फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, दिस इज द डॉक्ट्राइन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, की कंट्री ए ने कंट्री बी पे अटैक किया और उसकी कुछ टेरिटरी उन्होंने कैप्चर कर ली, तो वो उस टेरिटोरियल, अब उस टेरिटरी पे कंट्री ए का कब्जा हो गया, तो सारी चीजें कंट्री ए के हिसाब से करेंगी। लेकिन स्टिम्सन डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग अगर ऐसा होता है वायलेंटली, कोई किसी अपनी टेरिटरी का एक्सटेंशन करता है, तो उस टेरिटरी को यूएस जो है वो रिकॉग्निशन नहीं देगी। आई होप ये चारों डॉक्ट्राइन्स मैंने बहुत ही थोड़ी डिटेल में ही एक्सप्लेन कर दी हैं और आपके समझ में आ गई होंगी। सो वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो ओके, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम इंटरनेशनल लॉ। ये बहुत ही ज्यादा बार डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। सो द फर्स्ट इज मल्टीलेटरल treaties prevail over bilateral treaties. This is not correct. Treaties are not binding in case of emergency. This is not correct. Only parties to an international treaty are bound by it. This is the correct option. The right of innocent passage cannot be thwarted by bilateral treaties. This is also not correct. So the only correct option is only parties to an international treaty are bound by it. So इस बार 2022 में तो ये क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, बट मोस्टली टाइम ना ये आर्टिकल के फॉर्म में दिया जाता है, स्पेसिफिक प्रोविजन पूछा जाता है। सो आर्टिकल 34 ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज 1969 states that treaties bind only between the parties। ठीक है, थर्ड पार्टी बाउंड नहीं होती है। जो अगर पार्टी जिन भी कंट्रीज के बीच में होती है उन्हीं के बीच में बाइंडिंग होती है। एंड ये आर्टिकल 34 है, ये आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, तो आई थिंक आई डोंट नीड मोर टू एक्सप्लेन, सो वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो यू सी हियर, मैंने कितनी बार बता चुका हूँ कि सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सब पे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं आईसीजे के। दोज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इसी में लगभग 4 केसेस दे रखे हैं। तो आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द केसेस इन द साइड बिसाइड दिस क्वेश्चन, सो यू कैन गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन। अच्छा, इस केस में एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें मैंने मेरे हिसाब से आंसर कॉर्फू चैनल केस है, बट यूजीसी नेट ने इसमें मारवाडिस पैलेस्टाइन कंसेशन केस को मार्क किया है आई थिंक। But I have done my research, but still you can go and check this. So this is the only thing which I want to say. So we will be taking the next question. Okay, another question from Indian Contract Act. बहुत ही easy question है. I don't think I need to explain this question. तो the question is which of the following is incorrect. तो इसमें सीधा सीधा incorrect है that an agreement and not enforceable by law is said to be voidable, which is not the case under section 2G. 2 clause G, it is there that an agreement not enforceable by law is void and not voidable. So बहुत clear question है. So we will be taking next question. Okay, this question is related to the doctrine of frustration, section 56 of the Indian Contract Act. अर्लियर वीडियोस में बहुत ही डिटेल में मैंने इसको डील किया है, सो आई विल बी नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल। easily question is there and I have mentioned the explanation, so you just go through the explanation or go through my earlier videos, you will find the answer to this question। basically इसका मतलब होता है जब सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहता किसी कॉन्ट्रैक्ट का किसी भी वजह से, तो उसको हम उस कॉन्ट्रैक्ट को फिर एनफोर्स कराना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। आसान शब्दों में बता दिया है, बट स्टिल गो एंड इन द अर्लियर वीडियो यू विल फाइंड अ डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो इसीलिए जो ऑप्शन 4 है दैट सीजिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट फ्रस्ट्रेट द कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज उसका पूरा डिसअपियर होना जरूरी है। ठीक है, सो दैट द परफॉर्मेंस बिकम इम्पॉसिबल। सो वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so this is an important question from company law. Which of the following is correct? A public company can be formed with a minimum of 9 members. No, a minimum of 7 members are required. A private company can be formed with 2 or more persons. ठीक है, so there is a cap, मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 200 होने चाहिए। ठीक है, तो ये भी पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। थर्ड इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज नॉट रिक्वायर्ड। नो। सो हम समझ लेते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, जिसमें कंपनी के अंदर क्या क्या होगा, कितने डायरेक्टर होंगे, किस फील्ड में वो काम कर रही है, इससे रिलेटेड मतलब ऑलमोस्ट सारी जानकारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होती है, उसकी वर्किंग को लेके, उसकी अदर चीजों को लेके। ठीक है, क्या स्टेक होल्डर्स होंगे, कितने प्रोमोटर्स होंगे, किसका क्या होगा, तो ऑलमोस्ट सारी जानकारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होती है। इट इज लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है इंटरनल वर्क के लिए। ठीक है, इंटरनल प्रोसीजर्स क्या होंगे। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो आउटर वर्किंग के लिए भी होता है, ताकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कि हम बाहर के लोगों से दूसरी कंपनी से कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और बाहर की और किसी एक्सटर्नल बिजनेस को हम कैसे ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें सारी प्रोसेस ऑलमोस्ट दे रखी होती है। तो दिस और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किस चीज से डील करता है? ये बाहर की चीजों से डील ना करके
ये कंपनी की इंटरनल वर्किंग से डील करेगा कि किसकी सैलरी कितनी होगी, किस काम के लिए क्या प्रोसेस होगा, क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, कितने लोगों को हायर करना है। सो ऑलमोस्ट जो इंटरनल वर्किंग है उसके लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, और एक्सटर्नल के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है बेसिकली। तो दिस ये बहुत ज्यादा बेसिक डिफरेंस जो मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ये भी गलत है, क्योंकि इट इज अ मस्ट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज आल्सो रिक्वायर्ड एंड इट इज आल्सो अ मस्ट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। हालांकि यूजीसी नेट ने इसका जो ऑप्शन दिया था वो 4 दिया था, बट अकॉर्डिंग टू मी कितना थोड़ा सा वेग जरूर है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर 2 है, दैट अ प्राइवेट कंपनी कैन बी फॉर्म विद 2 और मोर पर्सन्स, ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरीके से गलत नहीं है। सो आई होप बाकी आप एक बार खुद गो थ्रू कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंगली इसका आंसर है 2, अ प्राइवेट कंपनी कैन बी फॉर्म विद 2 और मोर पर्सन्स इज द करेक्ट आंसर। सो वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। Another important, interesting question from, I think, vicarious or liability, ये tortious liability से related है। दो statement given है, assertion है that a master is liable for all tortious act of his servants done in the course of employment, which is true. Second read करते हैं, the representative of a dead person are in certain cases liable for the act of deceased person। ठीक है, कुछ केसेस में होते हैं, जैसे कि अगर उसने कोई उधार लिया है या सक्सेशन की कोई डेट है, तो इस तरीके की चीजों में होते हैं मरने के बाद भी। बट नाउ वी हैव टू सी दैट वेदर ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन और नॉट। सो हम मैंने इसके लिए ट्रिक बताई कि बीच में आप बिकॉज रख लेंगे पढ़ने से पहले, तो आपको थोड़ा सा समझ अंदाजा आ जाएगा। तो हम पढ़ते हैं उसी तरीके से। अ मास्टर इज लायबल फॉर ऑल टॉर्चर्स एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट डन in the course of employment because the representative of a dead person, it is not making any sense. So both are correct, but R is not the correct explanation of A. I hope you got my point. So we will be taking the next question. Okay, so this question is from Competition Act 2002, और ये it's a question which you can answer through legal reasoning and common sense। बहुत easy question है। Question है that the Competition Act 2002 provides for which of the following? The one is establishment of a commission to prevent practices having effects on competition, जिसको हम competition commission भी कहते हैं। तो A is correct। To promote and sustain competitions in market, which is also correct। To protect the interest of consumer, which is also correct। मोनोपोली को खत्म करेंगे तो इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करेंगे। To ensure the freedom of trade carried on by the other participants in the market, ठीक है, फ्री ट्रेड को प्रमोट करना इसका काम होता है। लास्ट वन इज टू एस्टेब्लिश एनसीएलटी एंड एनक्लेड। नो, इट इज एस्टेब्लिश इन अंडर द कंपनी एक्ट 2013, नॉट द कंपटीशन एक्ट, बिकॉज दीज आर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल। सो बहुत ही सरल और इजी क्वेश्चन है। और ज्यादा एक्सप्लेनेशन डीप में इसके आर्टिकल्स मैंने लिखी सेक्शंस लिखी दिए हैं। So just go through and take the notes, and we will take the next question. Okay, so this is a very interesting question from Constitutional Law of India, which deals with two constitutional posts that is mentioned in the Constitution of India, that is the President of India and the Prime Minister of India. So we will read the assertion and reason first. So the President of India is a mere constitutional head, which is true. So now we will read the reason. In the parliamentary form of government, the Prime Minister is the head of government, which is also true. So now we will see whether the assertion is correct, whether the reason is correct for the assertion. The President of India is a mere constitutional head because in the parliamentary form of government, the Prime Minister is the head of the government. No, the explanation is not correct according to legality, because in a constitutional democracy, constitution is supreme. So the President of India is a mere constitutional head because constitution provides so, and not because the Prime Minister is the head of the government। ठीक है, तो इन दोनों स्टेटमेंट का आपस में कोई लेना देना नहीं है, although both are correct। So this is the best explanation which is possible। So and I have also written same। So now we will be taking, and it is also the answer by NTA Net। So we will be taking the next question। Okay, so this is a very interesting question from constitutional law. That is, we will be reading the statements and then we will see which one is correct and which one is incorrect. So first, for judicial review, irrationality means that the decision is so outrageous in its defiance of logic or accepted moral standards that no sensible person could have arrived at such a decision, which is not, which is correct। ठीक है, because irrationality इसको ही तो कहते हैं ना।
Second is for judicial review. Unreasonableness means either the facts do not warrant the conclusion reached by the authority or the decision is partial and unequal in its operation. तो वेनसबरी कॉर्पोरेशन वाले केस में अनरीजनेबल वाला टेस्ट तो दे ही रखा है, ठीक है, इरेशनल होने के लिए। तो ये तो मतलब टेस्ट भी नहीं पढ़े तो आप इसको अगर लीगल रीजनिंग अपने दिमाग की अप्लाई करेंगे इसमें थोड़ी सी, तो आपको ये ऑन द फेस ऑफ इट दिख जाएगा कि दीज डेफिनेशंस आर ट्रू, ठीक है। But still, I have given the evidences also beside in the explanation part. So I will be taking the next question because there are not much to explain. Okay, so this is another interesting question. इस बार के पेपर में when it comes to constitutional law और other laws बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, थोड़े से पेचीदा क्वेश्चंस पूछे गए हैं जैसे कि ये वाला। First is the statement of legislation carries with its power to delegate, and unless the legislature has completely abdicated or effaced itself, there is no restriction on delegation of legislative power, which is true. And now we will be taking the second statement. Parliament can abdicate or efface itself by creating a parallel legislative body. No, which is not true. So when you will go through the administrative law, I have also mentioned the case laws here, which are relating to the delegation of the powers. ठीक है, तो there can be delegated legislation by the legislature, but completely abdicance or efface itself by creating a parallel legislative body, it is not permissible in the constitution. So only statement 1 is correct and statement 2 is not correct. So we will be, I think I don't have much to explain on this. There is cases, Delhi Law Act 1951, which is an important case. So you should go through these cases if you want. But I have explained. So we will be taking the next question. Okay, another important question from Indian Contract Act. Very easy question. ठीक है. A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable, which is correct according to Section 2, Subclause J of the Indian Contract Act 1872. The second statement is an agreement in restraint of trade is voidable, which is false because it is void under Section 27. Expressly declare void. So nothing more to explain. Taking the next question. Okay, so another important question from the constitutional law. It is the duty of the Prime Minister to communicate to President all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of affairs of the Union and proposals for legislation, which is true. Second, it is the duty of the Prime Minister to furnish such information relating to the administration of the affairs of the Union and proposals for legislation as the President may call for. बोथ द इंफॉर्मेशन आर ट्रू बिकॉज यहाँ पर बात हो रही है कि कब प्राइम मिनिस्टर बाउंड है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू इन्फॉर्म टू द प्रेसिडेंट, यानी कि हमारे राष्ट्रपति को सारे डिसीजंस इन्फॉर्म करने हैं दैट इज रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन। और अगर प्रेसिडेंट जब चाहे अगर वो किसी चीज की इंफॉर्मेशन हमारे प्रधानमंत्री से मांगते हैं, देन ऑल्सो ही इज बाउंड टू गिव हिम टू द इंफॉर्मेशन विच ही इज आस्किंग फॉर, and the provisos are mentioned aside in the explanation part. So there is nothing more to explain, so I will be taking the next question. बहुत ही tricky question है, but those are also very simple question. So I don't think इनमें कुछ both of the statements there is something to explain, क्योंकि खुद ही बहुत ज़्यादा explained question है, because these are statement based question जो कि already बहुत ज़्यादा explained होते हैं, but the correct provisos has been mentioned aside in the explanation part. Just go through these and mark these. So we will be taking the next question. Another very explained and very simple question from jurisprudence. The statement is imperative law means is a concept of rule of action imposed upon man by some authority which enforces obedience to it. अगर आप लोगों को पता हो या ना पता हो तो मैं बता देता हूँ कि एनालिटिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस का एक नाम इम्पेरेटिव स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस भी है, ठीक है। ये सी के एलन ने उनको नाम दिया था इम्पेरेटिव, विच मीन्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ एक्शन इम्पोज्ड अपॉन मैन बाय सम अथॉरिटी, यानी कि लॉ इज द कमांड ऑफ द सोवरेन, सो दिस इज करेक्ट। सेकंड इज लॉ, नेचुरल लॉ सिग्निफाइज द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल राइट एंड रॉन्ग,
which are also correct. So this is very easy question, nothing more to explain than the imperative part which I have already explained. So we will be moving on to the next question. Okay, another tricky question which can play with your mind, but it is very easy also from the jurisprudence, from the concept of personality. The first statement is all human beings are not legal person, which is true. Why? The examples are minors are not considered legal person because they cannot go into contract. Section 11 of the Indian Contract Act says that an agreement with a minor is void ab initio. So I think I've given you the example why this statement is correct, that all human beings are not legal person. So this is correct. Second is state is a juristic person. We all know that state is a juristic person because it can sue and it can be sued. State versus this, state versus that. So why it is there? Because state is a juristic person. So I don't think nothing more to explain is there. So we will be taking the next question. Okay, this question from jurisprudence is a repeat question from previous years. अगर आपने 18, 19, 20, 21 वाले पढ़े हैं तो उसमें दोनों सवाल पूछे हैं. हॉल एंड डिफाइंस, ये सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा है, प्लेनरी कंट्रोल ऑफ द ऑब्जेक्ट. दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. और दूसरा और भी जिसमें आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल दैट देयर इज वेस्टेड ओनरशिप, कॉन्टिजेंट ओनरशिप, एब्सोल्यूट ओनरशिप, लीगल ओनरशिप. सो आई डोंट थिंक मोर टू एक्सप्लेन. एक्सप्लेनेशन पार्ट में फिर भी मैंने काफी कुछ लिख ही दिया है. सो जस्ट गो थ्रू दिस एंड नोट इट डाउन. ओके, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिसमें ऑप्शंस दे रखे हैं एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड हाउ टू टैकल दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग योर टूल ऑफ एलिमिनेशन. तो मैं करके भी दिखाता हूँ. द स्टेटमेंट्स आर एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज अ वॉइड एग्रीमेंट विच इज ट्रू. तो यानी कि बी ऑप्शन नहीं हो सकता. नाउ वी विल चेक. और फोर भी नहीं हो सकता, यानी कि खाली ई भी ऑप्शन नहीं हो सकता. और ऑप्शन एक या तीन में से एक होगा. तो यानी कि बी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि बी ऑप्शन नहीं होगा. बिकॉज एन एग्रीमेंट इज रेस्ट्रेंट ऑफ वॉइड मैरिज इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. इट्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, नॉट वॉइडेबल. तो अब हम सी पढ़ लेते हैं. सी तो होगा ही होगा. यानी कि क्योंकि दोनों में दे रखा है वन और थर्ड में, तो डायरेक्टली हम ई पढ़ लेते हैं. अगर ई गलत है तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, वन हो जाएगा, वरना थ्री हो जाएगा. तो an agreement in restraint of legal proceeding is a void contract which is also true. तो यानी कि अब हमें और कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं. तो the option is 3. So now we can move on to the next question. Okay, this question from constitutional law is also a bit out of blue question. Out of blue question आपको पता ही है कि वो क्वेश्चन जो कि बचे हुए 25% पार्ट्स, बचे हुए 75% में या 60% पार्ट में से आते हैं, जिसमें से ओनली 25% क्वेश्चन बनते हैं. सो वो ऑटोमेटिकली थोड़े हार्ड टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं. तो इसमें अनटिल एंड अनलेस आपको एग्जैक्टली नहीं पता है, बिकॉज इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो ये प्रोविजंस, दीज आर इम्पोर्टेंट प्रोविजंस. जैसे कि आर्टिकल 300 ए इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट प्रोविजन, दैट इज दैट द राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट, नॉट आर इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नॉट अ फंडामेंटल राइट. सो इस तरह के क्वेश्चन फ्रीडम ऑफ ट्रेड से रिलेटेड थोड़ा आउट ऑफ ब्लू है, बट स्टिल इतना आउट ऑफ ब्लू नहीं है कि आपको इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए. तो जस्ट गो थ्रू द आर्टिकल. And the advice which I need to give, I have already given. So nothing more to explain. We will be taking the next question. Okay, so this question is another question which can be solved easily. It's a easy question, but these statement made it a bit tricky. लेकिन अगर आप इसको गौर से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं वो खुद ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं. सो वी विल रीड द क्वेश्चन. Which of the following statements are correct? A court cannot review the question as to what aid and advice is given by the Council of Ministers to the President. So yes, it cannot be questioned. There is no judicial review to this thing, that what advice has been given by the Council of Ministers to the President, because it is expressly mentioned under Article 74 Clause 2. It is that kind of thing. ठीक है. सो नाउ ए इज करेक्ट. तो यानी कि थ्री तो ऑप्शन हो नहीं सकता. तो या तो ऑप्शन वन होगा या टू होगा या सॉरी फोर भी नहीं हो सकता. तो ए इज करेक्ट. तो यानी कि या तो एबीसी है या एसीडी है. तो बी पढ़ लेते हैं. द क्वेश्चन ऑफ एड एंड एडवाइस बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज जस्टिसिएबल इशू. नो, इट इज नॉट अ जस्टिसिएबल इशू क्योंकि भाई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता. ठीक है. तो द क्वेश्चन ऑफ एड एंड एडवाइस बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज नॉट अ जुडिशियल, नॉन जस्टिसिएबल इशू. यानी कि इट इज नॉट अ जुडिशियल रिव्यू का इशू. सो डी इज करेक्ट. तो यहाँ सिंपल सा आंसर इट्स टू.
Now, all detailed explanation I have written, but through this technique, you can easily solve it in time. So we will be taking the next question. Easy, very easy question, repeat question from the previous years. तो इसलिए इसमें explain करने जैसा कुछ नहीं है. The answer is Sweden. So we will be taking the next question. ये another very very interesting question from Indian Contract Act. ठीक है, अब इसको ऑप्शंस को पढ़ते हैं और ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, सो इसको अच्छे से पढ़ते हैं. क्वेश्चन इज ए कार वाज सोल्ड ऑन अ as is basis and without any guarantee or warranty. After 5 days of the contract, the engine of the car blew up. Discuss the liability of the seller. तो आई होप समझ में आ गया वो क्वेश्चन कि कार जो बेची गई थी वो एज इज बेसिस पर बेची गई थी कि जो भी है ये है, ठीक है, कि और 5 दिन के बाद उसका जो इंजन है वो ब्लू हो जाता है, मतलब ब्लास्ट कर जाता है. तो नाउ द लाइबिलिटी ऑफ द सेलर इज गिवन, सो वी हैव टू चूज द करेक्ट वन. So first is he is liable for the damages due to the doctrine of a fundamental breach of standard form of contract, which is true. The second one is the seller is not liable because the car was sold on an as-is basis, which is not true. The buyer should take care if the buys a second-hand car. ये तो legal mind का कुछ चीज ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है. Under standard form contract, in this case, contributory negligence is applicable, which is also not true. अब हम समझते हैं कि डॉक्ट्राइन क्या है. He is liable due to the doctrine of fundamental breach of standard form of contract. इस डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग क्या है कि भैया हमने मान लिया दैट इट इज सोल्ड ऑन एज इज बेसिस, लेकिन उसमें इतना मेजर डिफेक्ट नहीं आप बेच सकते, ठीक है. एक इतना बड़ा मेजर डिफेक्ट है तो वो आपको उसको बताना पड़ेगा, बताकर ही बेच सकते हैं. अनटिल अनलेस इट विल अमाउंट टू फ्रॉड, ठीक है. ये नहीं है कि अगर आपने एक डिब्बे में डिब्बा बंद करके मोबाइल बेच दिया, ठीक है, अब आपने बोल दिया कि भाई ये डिब्बा है जो भी है, अब मेरे को इसके अलावा नहीं पता, अगर तुम्हें खरीदना है तो खरीद लो. और उस बंदे ने बिना डिब्बा खोले अगर मोबाइल खरीद लिया और उसके अंदर मोबाइल ही ना निकले, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने तो बता के भेजा था, तुम्हें चेक कर लेना चाहिए था. नो, सम थिंग्स, सम चीजें जो होती हैं विच कैन नॉट बी चेक्ड, ठीक है. तो एक स्टैंडर्ड मिनिमम फंडामेंटल ब्रीच ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी देयर. तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग द सेलर विल बी लायबल, ठीक है. तो दिस वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अनदर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द jurisprudence एंड देयर बुक्स. तो इसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ नहीं है, जस्ट एन एडवाइस जो कि मैं 50 बार पहले भी दे चुका हूँ, दैट जस्ट ओपन योर आंसर बुकलेट विच यू हैज प्रिपेयर्ड एंड मार्क ऑल दीज डाउन. तो वैसे अगर आपने अभी तक नोट डाउन किया है तो दो ऑप्शन तो बहुत इजी हैं, थ्योरी ऑफ जस्टिस और आइडिया ऑफ जस्टिस. उसके बाद के दो ऑप्शन जो हैं वो आप बस थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं, दैट एन इंक्वायरी कंसर्निंग द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल. जैसे थ्योरी ऑफ जस्टिस सबको पता है, जॉन रॉल्स की. आइडिया ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन की है. एंड एन इंक्वायरी कंसर्निंग द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स, सो दिस इज डेविड ह्यूम एंड Nicomachean ethics. I don't know how to spell this thing. Pronunciation is what is this thing is this word of this word. So it is Aristotle, I think. So like this is also a tough question. दो तो पढ़ी होनी चाहिए. So basically write it down and just try to remember through revision, which is the key. So taking the next question. Okay, very straightforward and very easy question. We will read the assertion and reason first. Nothing is an offense which is done in the exercise of right of private defense, which is true. And reason is Z is carried off by a tiger. A fires at a tiger knowing that the shot may kill Z. His shot gives Z a mortal wound. A has not committed any offense, which is also true. But A is not the correct explanation of R. Sorry, R is not the correct explanation of A. क्यों? क्योंकि भाई एक the assertion is from the private defenses and the reason is from the general defenses, which is necessity, ठीक है. तो दोनों अलग अलग क्षेत्र से हैं, तो दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, हालांकि दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं. सो आई डोंट थिंक मोर इज नीडेड टू एक्सप्लेन. सो वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. मेरे लिए तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है बिकॉज आई हैव अ पीएचडी इन आईपीआर. बट द थिंग इज you should do what I will advise, that is take out your notebook and note all these years. बहुत इजी है, कोई इतना टफ नहीं है. सबसे पहले बस ये याद रखो कॉपीराइट एक्ट आया है, ठीक है. सारी चीजें उसके बाद में. तो कॉपीराइट एक्ट अगर आपको याद है डी से, तो थर्ड ऑप्शन, ये तो बहुत इजीली वैसे भी सॉल्व हो रहा है, इसको और ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है. बट फॉर मी
But for you, I will suggest just note it down and revise. वेरी straightforward क्वेश्चन है। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कौन से अमेंडमेंट से फॉर्म हुआ? मैंने पहले भी अपनी बहुत सी वीडियोस में ये बोला है कि अमेंडमेंट्स सारे इंपॉर्टेंट हैं। मोस्टली जो रीसेंट अमेंडमेंट है वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लास्ट के 10 जो अमेंडमेंट्स हैं वो तो आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट हैं, लगभग 30 से 35 अमेंडमेंट स्टार्टिंग के, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। बट लास्ट के 10 जो रिसेंट इन अमेंडमेंट्स होते हैं वो तो आपको एटलीस्ट याद होने ही चाहिए। सो वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। All right, so this is also a straightforward question. Nothing need to be explained in detail. So with this, the part two of the PYQs of 2022 has completed, and with this, I have uploaded the PYQs from 2018, 19, 20, 21, 22, and the next part will be coming, which will be the last part of 2022. Then we will be going to 2023. So I hope you are finding my advice and my explanation very beneficial. If you go through all these videos, then I am 100% sure that you will be very easily able to attempt the exam of 2025 or the coming exams which are there relating to these topics. So with this, I will take a leave. We will meet in the next video.